हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रैपिड रिवीजन विद एओ का ये अगला सेशन है और ये है ऑडिट के लिए बैंक ऑडिट का, बैंक ऑडिट फॉर सी इंटरमीडिएट। देखें, अगर बैंक ऑडिट की बात करें तो बैंक ऑडिट में हमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉज के, कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है बैंकिंग कंपनी के ऊपर। तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट 13 है, एसबीआई एक्ट है, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट है, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट है, आईटी एक्ट है, पीएमएलए है और सरफेसी 2002 है। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो कुल मिला के 6 तरह के बैंक हैं। कमर्शियल बैंक है जो बेसिकली वाइड स्प्रेड होते हैं, सारे बैंकिंग फीचर्स उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी देते हैं। कमर्शियल बैंक के एग्जांपल आप कह सकते हो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये ग्रामीण बैंक होते हैं और ये छोटी जगहों पे आपको मिलेंगे, रूरल एरियाज़ के अंदर। इसके जो फीचर्स होते हैं थोड़े लिमिटेड होते हैं, आपको सारे के सारे फंक्शंस इस पर नहीं मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे पंजाब ग्रामीण बैंक है, या फिर इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है, शारदा ग्रामीण बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक तीसरे होते हैं, ये होते हैं सहकारी बैंक, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक मर्यादित है, ये आपको मिलेंगे। पेमेंट बैंक के अंदर जैसे आजकल काफ़ी पॉपुलर है पेटीएम पेमेंट बैंक है या एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये आपको मिल जाएंगे। पेमेंट बैंक के अंदर भी फीचर्स कुछ लिमिटेड होंगे, सेविंग अकाउंट खुल सकता है, एटीएम कार्ड मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा आपको। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो बेसिकली 5वां टाइप है डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है ना। वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके सिडबी है, नबार्ड है, आईडीबीआई है, ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। अब आजकल एक और पॉपुलर है 6th बैंक, वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जांपल के तौर पे फीनो बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बेसिकली ये एमएसएमई को, छोटे सेक्टर्स को फाइनेंस करते हैं। इनका जो काम है बेसिकली वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होता, लेकिन हाँ ये माइक्रो फाइनेंस को फोकस करते हैं। अब देखें, अगर बात करें ये टाइप्स ऑफ बैंक है 6 तरह के, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो कंप्यूटराइजेशन के बेसिस बैंक 3 तरह के हैं। एक है नॉन कंप्यूटराइज, एक है पार्शियली कंप्यूटराइज और एक है फुली कंप्यूटराइज। नॉन कंप्यूटराइज बिल्कुल कंप्यूटराइज नहीं है, पार्शियली कंप्यूटराइज में कुछ कंप्यूटराइजेशन है, कुछ ऑपरेशंस, कुछ नहीं है। फुली कंप्यूटराइज में सारा का सारा कंप्यूटराइज है। डिफरेंस क्या होता है कंप्यूटराइज और नॉन कंप्यूटराइज में? कंप्यूटराइज बैंक जो होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। जो नॉन कंप्यूटराइज होते हैं वहाँ कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता। इसीलिए कंप्यूटराइज बैंक में दूसरा एक ये पॉइंट बनता है कि आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, लेकिन वहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा नॉन कंप्यूटराइज में सिर्फ बैंकिंग आवर्स में। तो इसीलिए कंप्यूटराइज बैंक में आप कह सकते हैं कि समय कम लगेगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन नॉन कंप्यूटराइज में समय ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो एक डिफरेंस है कंप्यूटराइज और नॉन कंप्यूटराइज में। अब बात करते हैं आरबीआई की। देखिए, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दी गई हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना और उसे सुपरवाइज करना। दूसरी बात है गवर्नमेंट के साथ बेसिकली कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, क्रेडिट पॉलिसीज़ को बनाना। तो पहला हो गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को बनाना, दूसरा क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसीज़ को सीजी के साथ वहाँ पर डिटरमाइन करना, और तीसरा हो गया कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जहाँ तक फंक्शन की बात है आरबीआई की, तो आरबीआई के फंक्शन हैं 5। करेंसी इशू आरबीआई करेगा पहला, दूसरा करेंसी को रेगुलेट आरबीआई करेगा, तीसरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई बनेगा, चौथा कमर्शियल बैंकर का बैंकर आरबीआई बनेगा, और 5वीं बात कोई भी बैंक अपनी ब्रांच या बिजनेस शुरू नहीं कर सकता जब तक वो आरबीआई से नहीं पूछ लेता। तो ये फंक्शन है। इससे पहले जो आपने पढ़े थे वो थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं पिक्यूलियरिटीज़ की। देखिए, कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट के अंदर या बैंकिंग सिस्टम के अंदर पिक्यूलियरिटीज़ तो हैं। तो पिक्यूलियरिटीज़ के तौर पे आप कह सकते हैं सबसे पहली बात तो ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स बहुत है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। तीसरा, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है बैंक का, ठीक है ना। चौथी बात, बहुत तरह के प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे मैनेज करना। 5वीं बात, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है अब, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटेड हो चुकी है। और 6th पॉइंट आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विजिलेंस है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब आरबीआई। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है आपको बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक ऑडिट अप्रोच की। देखो, बैंक ऑडिट अप्रोच में सबसे पहले हम नॉर्मल ऑडिट भी करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा और प्लान आपको बनाना पड़ेगा। जहाँ तक कंट्रोल की बात है तो आपको कंट्रोल पे कहीं ना कहीं ऑडिटर 6 क्वेश्चन रेज करेगा। कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्यों परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कब परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्यों परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कैसे परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, और क्या एविडेंस है कि कंट्रोल परफॉर्म किया जा रहा है। हु परफॉर्म द कंट्रोल, when the control is being performed,
Where is the evidence that control is being performed? What is the evidence that control is being performed? Why is the control being performed? How is the control being performed? 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। साथ में ऑडिट अप्रोच के अंदर आप एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन करेंगे। देखो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में मोटा मोटी 5 बातें आती हैं। एरर जो हो सकते हैं, पहला। दूसरा, एरर जो हो चुके हैं। तीसरा, किस तरीके से गड़बड़ी कर सकता है बैंकिंग। चौथा, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा रिस्क को लेकर। और पांचवा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करिए। एरर जो हो चुके हैं, जो हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करिए। और कहीं ना कहीं देखो, अगर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन आप करते हैं तो जो नए टीम मेंबर्स होंगे उनको बैंकिंग रिस्क का पता लगेगा, आइडिया लगेगा। जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर अपने व्यू पॉइंट शेयर कर पाएंगे, तो ये एक बेहतर होगा कहीं ना कहीं एंगेजमेंट टीम के लिए, बैंक ऑडिट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सेम है, 141 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 वाली। डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है सबसेक्शन 3 वाली, जो आपने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ी है। पार्स भी सेम है कंपनीज एक्ट के जैसे। रेमुनरेशन भी सेम है 142 वाली। तो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पार्स, रेमुनरेशन, ये चारों सेम है। लेकिन अपॉइंटमेंट में फ़र्क है। अगर जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात आप करें तो नेशनलाइज बैंक में अपॉइंट करता है बोर्ड, आरबीआई से कंसल्ट करके। नेशनलाइज में आरआरबी में अपॉइंट करता है बोर्ड, सीजी से कंसल्ट करके। अदर बैंक में जैसे कि आपका एचडीएफसी है या आपका सिटी बैंक है, जो भी है, अदर बैंक में मेंबर अपॉइंट करते हैं आरबीआई से कंसल्ट करके। तो नेशनलाइज में बोर्ड आरबीआई से कंसल्ट करके, आरआरबी में बोर्ड सीजी से कंसल्ट करके, अदर बैंक में मेंबर आरबीआई से कंसल्ट करके, एसबीआई में सीएनडीजी सीजी से कंसल्ट करके, और एसबीआई की सब्सिडरी में खुद एसबीआई अपॉइंट करता है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के प्रोविज़न की। देखो जी, बैंक ऑडिट के अंदर ना ऐसे जैसे लगते हैं 700, 705, 706, वैसे यहाँ भी लगेंगे। तीनों ऐसे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न है 143 सबसेक्शन 3, वो भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। साथ में कारो नहीं लगता बैंकिंग कंपनी में, ध्यान रखना। 3 बातें ऐसी हैं, 3 जो आपको यहाँ अलग से दिखेंगी। एक तो LFAR, दूसरा सर्कुलर जो आरबीआई ने इशू किया है, और तीसरा नेशनलाइज बैंक में सीजी को रिपोर्टिंग। देखो जहाँ तक LFAR की बात है, कोई भी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, मल्टीनेशनल बैंक हो, उसके ऑडिटर को LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। LFAR बनानी पड़ेगी, उसे 30 जून तक जमा करना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि समय पर LFAR जमा हो पाए। और चौथी बात, LFAR का जो फॉर्मेट है वो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो 4 बातें, LFAR बनाइए, 30 जून तक जमा करिए, प्लानिंग करिए, फॉर्मेट को मानिए। ये हो गई LFAR की बात। अब बात करते हैं रिपोर्ट टू सीजी की। देखो नेशनलाइज बैंक में ना ऑडिटर एक रिपोर्ट देगा सीजी को। सीजी को उस रिपोर्ट में क्या बताएगा कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, P&L ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो बैंक के हैं वो बोर्ड की पार्ट्स के अंदर हैं, जो रिटर्न सबमिटेड किए हैं ब्रांच ने वो एडिक्वेट है, और कोई भी जानकारी जो ज़रूरी होगी। 5 बातें, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू, P&L ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रांजैक्शन बोर्ड की पार्ट्स के अंदर, रिटर्न एडिक्वेट, और कोई भी और जानकारी भी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। देखो आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया हुआ है भाई। आरबीआई कहता है अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं या एक्सटर्नल ऑडिटर हैं और ऑडिट के दौरान, ध्यान रखिए, अगर ऑडिट के दौरान कोई भी फ्रॉड होता है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, एक्सेस ऑफ पावर होता है, या कोई फाउल प्ले होता है, 4 चीज़ें, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, एक्सेस ऑफ पावर, फाउल प्ले, कुछ भी होता है चारों में से, तो ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि वो चीज़ वो आरबीआई को बताएगा। अगर वो आरबीआई को नहीं बताता तो वो ऑडिटर लायबल होगा नेग्लिजेंस के लिए। एक बात ध्यान रखिए, आरबीआई के सर्कुलर से 3 बातें स्पष्ट होती हैं बल्कि 2 बातें कह सकते हैं आप, कि ऑडिटर को ऑडिट करते हुए कहीं ना कहीं 250 का कंप्लाइंस चेक करना होगा, और ये चेक करना होगा कि क्या बैंकिंग कंपनी ने अपने लॉस को माना है या नहीं। अगर नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो ऑडिटर इस बात को रिपोर्ट करेगा आरबीआई को, ठीक है ना। 250 में आपने पढ़ा होगा। दूसरा 240 के अंदर फ्रॉड को भी डिटेक्ट करेगा। भाई जब फ्रॉड की बात आप कर रहे हैं तो 240 के अंदर भी जाना पड़ेगा ऑडिटर को, और 240 के अंदर अगर लगता है कहीं फ्रॉड है तो फ्रॉड का डिटेक्शन करके उसे बताएगा आपके बैंकिंग के बोर्ड को भी, ऑडिट कमेटी अगर है, और आरबीआई को भी बताएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, ऑडिटर सारे फ्रॉड नहीं पकड़ेगा, उससे उम्मीद भी नहीं की जाती। तो यहाँ भी रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल में से स्टेटमेंट से, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टेज की। देखो बैंक ऑडिट में कई सारी स्टेज हैं, जैसे कि पहली स्टेज है स्टेट ऑडिटर का इनिशियल कंसिडरेशन।
क्या कंसिडरेशन है जी इनिशियल? वो कहीं ना कहीं 5-7 चीज़ें ध्यान रखिए। जब भी वो ऑडिट करने जाएगा, सबसे पहले उसने बैंक से कोई भी उधारी नहीं ली होगी, इनडेटनेस पहली बात, बैंक भी ये बात चेक करेगा। दूसरी बात, बैंक के अगर कोई और असाइनमेंट्स हैं अगर लिए हैं तो वो देना बंद कर देगा, तभी इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। ऑडिट प्लान बनाएगा 300 के अंदर, प्रीवियस ऑडिटर से बात करेगा, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करेगा 210 के अंदर, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर 510 के साथ वो चीज़ें चेक करेगा, एंगेजमेंट टीम बनाएगा, एंगेजमेंट रिस्क को एसेस करेगा। ये इनिशियल कंसिडरेशन है जो उसको करना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए, इंटरनल असाइनमेंट नहीं करने, प्लान को बनाइए, प्रीवियस ऑडिटर से बात करिए, एंगेजमेंट की टर्म्स फिक्स करिए, इनिशियल एंगेजमेंट के अंदर 510 को देखिए, एंगेजमेंट रिस्क, एंगेजमेंट टीम, ठीक है ना। उसके बाद इनिशियल कंसिडरेशन के बाद ऑडिटर आरएमएम को आइडेंटिफाई एसेस करेगा, तीसरा कंट्रोल को देखेगा, चौथा बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस को देखेगा, पांचवा अगर बैंक की खुद की रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, बैंक खुद रैप परफॉर्म करता है, रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो ये चेक करेगा कि क्या बैंक के रैप के अंदर टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उनका कंट्रोल सिस्टम है और क्या उनकी मॉनिटरिंग है। ये 4 बातें वो चेक करेगा बैंक के रैप को लेकर। फिर वो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, प्लान बनाएगा, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा और गोइंग कंसर्न को एसेस करेगा। ये 10 बातें एटलीस्ट आप ध्यान रखिए स्टेज इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट के अंदर। ये स्टडी में बहुत लेंदी टॉपिक है, थोड़ा मैंने समराइज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोन की। देखो जी, लोन होते हैं 2 तरह के, एक फंडेड, एक नॉन फंडेड। फंडेड में क्या होता है, जहाँ पैसा एक्चुअल में जाता है, चाहे टर्म लोन हो, डिमांड लोन हो, बैंक ओडी हो, सीसी हो, ये फंडेड लोन है। लेकिन नॉन फंडेड लोन में क्या होता है कि पैसा आप नहीं देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गारंटी दे दी कि भाई ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा पैसे, बैंक, ठीक है ना, तो उस केस में वो नॉन फंडेड लोन है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखो, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी होती है 2 तरह की, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एडिशनल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे उसे बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, सिक्योरिटी होती 2 तरह की है और सिक्योरिटी क्रिएट होने के अलग अलग तरीके हैं, 6 मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी 6 हैं। पहला है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। अगर आपने मॉर्टगेज को रजिस्टर करवाया तो वो कहलाएगा रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, सिर्फ कागजात रख दिए लेंडर के पास, वो कहलाएगा इक्विटेबल मॉर्टगेज। दूसरा होता है प्लेज। प्लेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इट इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट, 2 पार्टीज होंगे, बेलर और बेली। जैसे आपने अपना हीरे जवाहरात रख दिए सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो हो गया प्लेज। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, वो हाइपोथिकेशन है। वो मूवेबल इमूवेबल दोनों में हो सकता है। जैसे कि आपने फ्लैट के लिए लोन लिया, फ्लैट में रह रहे हो और फ्लैट को ही सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, तो कहीं ना कहीं ओनरशिप और पोजीशन आपके पास ही है, फ्लैट की बोरोवर के पास। अगर किस्त नहीं दोगे तो बैंक आपका फ्लैट जब्त कर लेगा। तो ओनरशिप पोजीशन दोनों बोरोवर के पास होती है। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो लैंडर आपका फ्लैट ले लेगा। गाड़ी के केस में भी सेम होता है। असाइनमेंट में क्या होता है, 2 पार्टीज होती है। अब जैसे असाइनमेंट में आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है, आपने उसे सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, तो इंश्योरेंस का जो पैसा आपको मिलना था वो बैंक को मिलेगा। तो यहाँ 2 पार्टी हो गई, असाइनर असाइनी, इसीलिए बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अगला हो गया जी सेट ऑफ। सेट ऑफ में खाते खुलवाओगे 2, एक होगा लोन अकाउंट, एक होगा डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो डिपॉजिट अकाउंट में से थोड़ा पैसा आपका लोन अकाउंट में चला जाएगा। 2, 4, 5 किस्तें आपने नहीं दी तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट अकाउंट में थोड़ा पैसा आपसे जमा करवा लेगा। जब आप डिफॉल्ट करोगे तो डिपॉजिट अकाउंट से पैसा वहां चला जाएगा। 6th होता है लीन। लीन आपने वैसे भी देखा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लीन होती है। अगर आपने नहीं दिए बैंक के पैसे तो बैंक आपके एसेट पे लीन क्रिएट कर देगा। ये मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है 6। अब बात करते हैं जी इनकम रिकॉग्निशन पे। इनकम रिकॉग्निशन पे प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें, 3 तरह के 3 बातें की गई हैं। एक तो एनपीए। सबसे पहले बात करते हैं एनपीए की। सर, कोई भी लोन तब एनपीए बनेगा जब उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या दोनों 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लोन। कोई भी बिल तब एनपीए बनेगा जब 90 दिन से ऊपर वो ओवर ड्यू है, ठीक है। तीसरा, कोई भी सीसी या ओवरड्राफ्ट तब एनपीए बनेगा जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा सर, 2 केस में। या तो आपने सीसी या ओडी की लिमिट से ऊपर विड्रॉ कर लिया, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, एनपीए बन जाएगा।
दूसरा, सीसी और ओडी में विड्रॉ तो लिमिट तक किया, लेकिन 90 दिन तक 1 रुपये जमा नहीं किया। अगर आपने 90 दिन तक 1 रुपये जमा नहीं किया तो सीसी ओडी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। आउट ऑफ ऑर्डर के कारण वो क्या बन जाएगी? एनपीए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कैटेगरीज ऑफ एनपीए में जो प्रोविजनिंग करनी है वो परसेंटेज आपको पता है, वो आप वैसे भी देख चुके हैं, अकाउंट्स के अंदर भी देख चुके हैं, तो वो परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस की। देखो जी, गवर्नमेंट के एडवांस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवांस दिया और कैंसिल गारंटी दी गवर्नमेंट गारंटी एडवांस में और कैंसिल कर दी गारंटी, ठीक है ना, तो जैसे वो गारंटी कैंसिल करेगी, ध्यान रखना, प्रोविजनिंग के लिए उसे स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए क्या मानेंगे? एनपीए। प्रोविजनिंग के लिए स्टैंडर्ड, इनकम रिकॉग्निशन के लिए आप क्या मानेंगे? एनपीए। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट में अगर 90 दिन तक पैसा नहीं आया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो गारंटी दिया एडवांस में, 90 दिन तक पैसा नहीं आया तो 90 दिन के बाद एनपीए मानेंगे, चाहे प्रोविजनिंग करना हो या इनकम रिकॉग्निशन, दोनों के लिए ही 90 दिन के बाद एनपीए मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी कंसोर्टियम की। देखो, कई बार ना बैंक होते हैं 2, 3, 4, मतलब 1 से ऊपर, तो वो बात, हाँ, वो कहलाते हैं कंसोर्टियम, फॉर्म कर लेते हैं वो। तो जो भी लोन वो वहां देंगे उसे बोलेंगे एडवांसेज अंडर कंसोर्टियम। एडवांसेज अंडर कंसोर्टियम में कई सारे मेंबर बैंक्स होंगे, वो अपने में से किसी एक को लीड बैंक अपॉइंट कर लेंगे। जिसका लोन का अमाउंट ज़्यादा होगा जनरली वो लीड बैंक बन जाता है। तो जब रिकवरी करनी होती है ना, तो लीड बैंक ही रिकवरी करता है बोरोवर से और फिर मेंबर बैंक के बीच में पैसा बांट देता है। तो मेंबर बैंक ये बात इंश्योर करेगा कि लीड बैंक उसको पैसा दे रहा है, या लीड बैंक से कंफर्मेशन ले लेगा कि वो पैसा देगा। अगर लीड बैंक पैसा नहीं देता तो कहीं ना कहीं मेंबर बैंक के लिए वो लोन क्या बन जाएगा? एनपीए, ठीक है। अब बात करते हैं जी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के इरोजन को लेकर। एक बात ध्यान रखिए, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम हो गई वैल्यू के, तो वो बन जाएंगे डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट। और अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लोन की 10% से कम हो गई तो वो बन जाएगी लॉस एसेट, लॉस एसेट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एडवांस की। अगर कोई क्रॉप सीजन 1 साल से ऊपर का है उसे बोलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर कोई क्रॉप सीजन 1 साल से कम का है उसे बोलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन। ध्यान रखना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में अगर आपने 1 क्रॉप सीजन तक भी पैसा नहीं दिया तो आपका लोन बन जाएगा एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अगर आपने पैसा नहीं दिया 2 सीजन या उससे ऊपर तो वो बन जाएगा एनपीए, ठीक है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 सीजन का डिफॉल्ट एनपीए, शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 सीजन का डिफॉल्ट एनपीए। अब बात करते हैं रिवर्सल ऑफ इनकम की लेकर, इनकम को लेकर। देखो जी, ऐसा होता है जब आपकी एसेट एनपीए बन जाती है बैंक की, तो बैंक ने जो भी इंटरेस्ट एक्रू किया होता है ना पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए, तो अब तो बीच में एनपीए बन गई, तो जो भी इंटरेस्ट एक्रू किया होता है उसे वो रिवर्स कर देते हैं। जो इनकम आपने दिखाई तो इनकम तो है नहीं, तो उसे रिवर्स कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी फीस कमीशन दिखाई है बैंक ने, फीस कमीशन को भी रिवर्स कर देंगे। तो पहला हो गई इनकम आपने रिवर्स कर दी, दूसरा आपने फीस को रिवर्स कर दिया। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि पिछले साल आपने कोई ऐसी इनकम दिखा दी थी जो इस साल दिखानी थी और इस साल फिर आपने दिखा दी बाद में, तो पिछले साल जो इनकम दिखाई थी उसे आप क्या कर देंगे? रिवर्स। तो 3 केस में रिवर्सल ऑफ इनकम होगा। अगर एनपीए हुआ तो इंटरेस्ट को रिवर्स कर दो, अगर एनपीए हुआ तो फीस कमीशन को रिवर्स कर दो, और तीसरा रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम को भी आप रिवर्स कर देते हैं। ये है रिवर्सल ऑफ इनकम। अब आगे बात करते हैं जी इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद बात होगी जी आपके एनपीए के बाद बात हो गई, हाँ बिल्कुल, प्रोविजन कंटिंजेंसी की ऑडिट अप्रोच को लेकर। देखो जी, सिंपल सी बात है, अगर प्रोविजन कंटिंजेंसी है तो फिर उसमें आप क्या चेक करेंगे? बैंक ने क्या चेक किया है, बैंक ने क्या किया उसको लेकर। सबसे पहली बात आप देखिए कि क्या बैंक ने प्रॉपर लॉ माने हैं, पहली बात। दूसरी बात, किस तरीके से बैंक प्रोविजन कंप्यूट कर रहा है वो देखिए। तीसरी बात, क्लासिफिकेशन क्या है एसेट्स को लेकर वो चेक करिए, मतलब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड जो भी है। फोर्थ, डिटेल्ड ब्रेकअप चेक करिए एसेट्स का, लोन का। 5वां, टैक्स प्रोविजनिंग कंप्यूटेशन चेक करिए। 5 बातें। दिस इज ऑडिट अप्रोच फॉर ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी, ठीक है ना। कंप्लायंसेस, हाउ दे कंप्यूट द प्रोविजन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, डिटेल्ड ब्रेकअप, टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिए, अगर पार्शियल रिकवरी होती है एनपीए की तो जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उस हिसाब से उसे आप ट्रीट करेंगे। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बैंक की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, उस हिसाब से पार्शियल रिकवरी को वो ट्रीट करेगा।
ध्यान रखिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी होगी वो होगी एज पर AS9, ठीक है ना। AS9 के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं फटाफट से ड्राइंग पार की। देखो जी, बैंक जब किसी को भी उसकी लिमिट बनाकर देता है CCOD की, भाई अब इतना ओवरड्रॉ कर सकते हैं, तो किन बातों को ध्यान रखिएगा ड्राइंग पार के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले बैंक ये देखेगा, और आपको भी देखना है एज एन ऑडिटर, कि जो भी अकाउंट है वो सैंक्शन लिमिट के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, आपने CCOD बना के दी है तो कहीं ना कहीं वो दुकानदार, वो बिजनेस वाला अपनी करंट एसेट्स उसे सिक्योर करेगा। तीसरी बात, उसने स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स जमा किए होंगे। चौथी बात, ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट दी होगी। पांचवी बात, जो भी CCOD बना के दी गई है वो उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज उसकी लिमिट के अंदर होगा। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में विद रिस्पेक्ट टू WIP आप चेक करिए, ठीक है ना। सैंक्शन लिमिट, करंट एसेट से सिक्योर, स्टॉक स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है ना, विद इन द लिमिट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। आगे बढ़ते हैं सर, एडवांस को लेकर इंटरनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चेक करेंगे आप। सबसे पहले चेक करेंगे क्या बैंक ने लोन दिया है तो सबसे पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक की है क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या लोन सैंक्शन लिमिट के अंदर है, क्या ड्राइंग पार को हर महीने अपडेट करते हैं, क्या लोन को कम से कम साल में एक बार चेक करते हैं, और लोन दिया तो सफिशिएंट मार्जिन है क्या एसेट्स के अंदर, कि भाई आपने लोन दिया 100 करोड़ का, तो फिर आपने कम से कम 110-120 करोड़ की एसेट जो रखवाई होगी गिरवी के तौर पे, तो सफिशिएंट मार्जिन मस्ट बी देयर, कि वैल्यू कम भी हो, ऐसे भी कोई दिक्कत ना है उसमें, ठीक है ना। तो कोई भी अगर ये चीज़ें हैं आप चेक करिए, क्रेडिट वर्दीनेस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सैंक्शन लिमिट के अंदर है, महीने में एक बार अपडेट करिए, साल में एक बार रिव्यू करिए, ठीक है ना, सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकम की। देखो जी, इनकम में ध्यान रखिए 5 बातें बैंक के अंदर। सबसे पहली बात, चेक करिए कहीं कोई अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है। दूसरी बात, चेक करिए इनकम का एलोकेशन प्रॉपर पीरियड में हुआ है या नहीं। तीसरी बात, चेक करिए अगर कोई भी इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम या 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड करती है तो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे एज पर AS9। जो उससे कम होगी उसे रिकॉग्नाइज करेंगे जब मिलेगी तब, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड, अगर 1% से कम है, 1% से ऊपर है तो फिर AS9। पांचवी बात, क्या प्रोसीजर है पार्टी को क्रेडिट करने का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, वो चेक करिए। और फीस कमीशन जो बैंक को मिली होगी उसकी टेस्ट चेक कर लो, सैम्पलिंग कर लो आप। ये हो गई इनकम की बात। देखो एक्सपेंस में आप चेक करिए 5-6 बातें। सबसे पहले एक्सपेंस होता ही इंटरेस्ट है बैंक का। जो इंटरेस्ट बैंक ने दिया है क्या वो रीजनेबल है। इंटरेस्ट को लेकर आप ARP परफॉर्म कर सकते हैं, करंट ईयर रेट से, करंट ईयर फिगर से, प्रीवियस ईयर फिगर कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात, चेक कर सकते हैं जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दिया है बैंक ने वो एज पर द रेट प्रिवेलिंग है या नहीं। चौथा, जो FD पे इंटरेस्ट दिया है वो एज पर द रेट मेंशन्ड इन द FD सर्टिफिकेट है या नहीं। पांचवा, अगर इंटर ब्रांच बैलेंस में कोई रेट दिया है तो वो रेट एज पर द हेड ऑफिस गाइडलाइन है या नहीं। और सिक्स्थ, जो भी रेट्स पे आपने इंटरेस्ट दिया है वो एज पर RBI डायरेक्शंस है या नहीं, ठीक है ना। तो रीजनेबलनेस पहला पॉइंट, ARP दूसरा पॉइंट, सेविंग में एज पर द बैंक गाइडलाइन, FD में एज पर द FD सर्टिफिकेट, इंटर ब्रांच में एज पर द HO गाइडलाइंस, और जो भी आपने दिया है वो एज पर द RBI गाइडलाइंस। तो ये बैंक ऑडिट जी कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। करीब करीब मेरा यही था कि 30 से 25 मिनट इसमें लगेंगे, 23 से 25 मिनट, और कंप्लीट हो गया बैंक ऑडिट। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत बड़ा है बैंक ऑडिट, इज वेरी वेरी ह्यूज, बहुत सही समय पे से हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं किसी अगले सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर, सी यू, ठीक है।